डीमन, आखिर क्या है ये डीमन? क्यों जब हम किसी एक छोटे से बच्चे को या फिर इवन एक बड़े आदमी को डीमन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वहां एक डीमन रहता है, तो वो आखिर घबरा जाता है। आखिर फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में डीमन की क्या जरूरत है? क्यों हमेशा हम डीमन को एक निगेटिवली एस्पेक्ट में रखने की कोशिश करते हैं? जहां तक कि अगर हम इसकी इटिमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी देखें, तो ग्रीक भाषा से जो ये टर्म आया है, जिसको डायमॉन की तरह से देखा जाता है। डायमॉन को अगर हम एक साधारण भाषा में अंग्रेजी में अगर हम इसका ट्रांसलेट करें, तो इसका मतलब डाइटी या फिर जीनियस होता है, जो कि जैसे ही इसका लैटिन में हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं डायमोनियम के तौर पे, वहां पे इसे लेसर और इविल के तौर पे देखा जाता है। यानी जिस शब्द की उत्पत्ति एक जीनियस एक डाइटी के तौर पे की जाती है, उसका एंड लेसर और इविल की तरह पे हो रहा है। तो फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में डीमन की शुरुआत कहां से हुई? आखिर क्यों लोगों ने डीमन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया? आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफी, आपके साथ हैं प्रशांत। तो जब मॉडर्न फिलॉसफी के जनक रेने डेकार्ट ने जितनी भी चीजें उनको बताई गई उसके बारे में सवाल करना शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि जितनी भी सारी चीजों को हम देख रहे हैं उसके बीच में एक गैप है, जैसे इस वीडियो को देखने के लिए आपके और आपके स्क्रीन के बीच में गैप है, इस स्क्रीन में अपलोड करने में वीडियो में एक गैप है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस गैप का कोई फायदा उठाकर कुछ ऐसी चीजें डाल दें जिससे हमारा डाउट बनता जाए? जैसे एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई एक दोस्त आपको किसी एक विषय के बारे में बताता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उस विषय के नॉलेज के बारे में आपके बीच में एक गैप क्रिएट होगा और उस गैप का फायदा उठा के उसमें गलत बातें भी बताई जा सकती हैं? मतलब अगर सुनी सुनी बातों पे सिर्फ हम भरोसा करें, तो वो व्यक्ति जो आपका दोस्त है, वो उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी मिला के उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। डेकार्ट के सामने भी सबसे बड़ी यही समस्या आई कि वो जितनी भी सारी चीजें देख रहा है परसेप्चुअल वे में, वो देख रहा है कि वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, वो देख रहा है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, जहां तक कि उसे ये भी लगा कि वो खुद एग्जिस्ट करता है। तो आखिर ऐसे में डीमन क्या कर सकता है? रेने डेकार्ट मानते हैं कि यही डीमन एक ऐसी चीज है जो हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस के बीच में आके वो इल्यूजन्स क्रिएट कर देता है। वो कुछ सारी चीजें ऐसी क्रिएट कर सकता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमें उसे मानने पे बिलीव करा देता है। इसी डीमंस के एक नए पर्सपेक्टिव के तौर पे पियरे लाप्लास, जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ साइंस में एक अलग तरीके से डीमन को देखने की कोशिश की गई। हालांकि ला हालांकि लाप्लास का जो डीमन है उसको सुपरमैन की तरह भी कंसीडर किया जाता है। वो कहते हैं कि एक डीमन ऐसा है जो अगर किसी भी एक पार्टिकल के उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को सही सही पता कर ले किसी एक समय में, तो उसके पास्ट और उसके फ्यूचर के बारे में भी जाना जा सकता है। कह सकते हैं कि अगर हम किसी एक यूनिवर्स में जहां पे बहुत सारी चीजों से मिलकर यूनिवर्स बना हुआ है, और अगर हम इस पूरे यूनिवर्स के तमाम चीजों के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके पोजीशन और उसके मोमेंटम को हम अगर समझ लें, तो हम पूरे यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। ऐसा लाप्लास का मानना था। लेकिन यहाँ पे एक जो अंडरस्टैंडिंग है लाप्लास की, वो ये कहती है कि जब हम इस तरह की सारी चीजों के बारे में जान पाएंगे, किसी भी एक पार्टिकल एक एटम के पोजीशन और मोमेंटम के बारे में जान पाएंगे, तो हम एक ऐसी थ्योरी भी डेवलप कर लेंगे जिसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ हम देख सकते हैं, जिससे हम संपूर्ण यूनिवर्स के हिस्ट्री, उसका फ्यूचर, कैसे उसका उदय हुआ, कैसे उसका अंत हुआ, इसके बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है। अगर हम नेचुरल साइंसेस से हट के वापस अपनी एक फिलॉसफी की दुनिया में आते हैं, मॉल्टन ने एक बात कही। हमें सबको पता है कि हम कैसे अपने बिलीफ्स को ज्यादा भरोसा करते हैं। यानी अगर हम किसी बात पे भरोसा करते हैं और कोई एक व्यक्ति या कोई भी एक ऐसा फैक्ट हमारे सामने आ जाता है जो उसको दरकिनार करता है, या फिर हम ये कहें कि हमारे सामने दो फैक्ट्स हैं जिसपे एक फैक्ट हमारे बिलीफ से जुड़ा होता है और दूसरा फैक्ट हमारे बिलीफ से नहीं जुड़ा होता है, तो हमारी जो टेंडेंसी होती है वो उस फैक्ट को ज्यादा मानने पे भरोसा करती है जिससे हमारा बिलीफ जुड़ा हुआ है। तो मॉल्टन का जो डीमन है वो हमारे इसी पर्सपेक्टिव की तरह काम करता है। यानी मॉल्टन का जो डीमन है वो हमारे बिलीफ से अतर जितने भी सारे फैक्ट्स हैं उसको दरकिनार करने के लिए बाध्य कर देता है। यानी उस डीमन का जो मेन काम है वो यही है कि हमें अपने पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम तक इंटैक्ट रखना। इसका सबसे बड़ा असर क्या आ सकता है हमारे जीवन में, एपिस्टेमिक सेंस में, कि हमारे नॉलेज सेंस में क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम के अंदर रह जाएंगे। हमारे हिंदी भाषा में जिसका मुहावरा है कि हम सिर्फ कूप मंडूक की तरह रह जाएंगे। यानी
हम पूरी तरह से अपने एक ही बिलीफ सिस्टम के अंदर बंध गए हैं। तो मॉर्टन का डीमन हमें अपने ही एक पर्टिकुलर सिस्टम में बांधने की कोशिश करता है, पर एट द सेम टाइम आप ये भी देख सकते हैं कि जब मॉर्टन का डीमन ये कर रहा है तो डेकार्ट का डीमन हमें उस पर डाउट करने के लिए भी खड़ा कर सकता है, और वहीं पे लाप्लास का डीमन हमें उस तरफ ले जा सकता है जहां पे हम सारी चीजों को जानने की काबिलियत भी रखें। लेकिन सबसे बेहतर जो एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है वो हमें फ्रेडरिक नीत्शे का मिलता है। फ्रेडरिक नीत्शे अपनी बुक द गे साइंस में जब डीमन की बात कर रहे हैं तो वो उस तरह का डीमन है जो हमें शायद ग्रीक टाइम पे देखने को मिलता है। इसकी वजह भी है कि जो फ्रेडरिक नीत्शे हैं वो ग्रीक फिलोसफर से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और खास कर ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस से ज्यादा वो क्रिटिकली एनालाइज करने में भरोसा रखते थे। तो जब वो डीमन की बात कर रहे हैं तो वहां पे डीमन को इस तरह से देखा गया है कि जो हमें बाध्य करता है कि हमारे अंदर के जितने भी वैल्यूज हैं, जितनी भी बिलीफ सिस्टम है, उसको हम रीइवैल्यूएट करें। रीइवैल्यूएट करें इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी बिलीफ सिस्टम है उसको हम सवालिया निशान के तौर पे देखना शुरू करें, हम उन पे सवाल खड़ा करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या किसी भी तरह की जीनियोलॉजिकल स्टडी के तौर पे, यानी उसके हम हिस्टोरिकल एनालिसिस के तौर पे ये देख सकते हैं कि उस वैल्यूज के सही मायने क्या थे, क्या वो सही वैल्यू जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं उन पे सवाल खड़ा किया जा सकता है नहीं। तो नीत्शे ने जो एक नीत्शे का जो डीमन है वो हमारे पूरे एक समाज का, हमारे एक पूरे वैल्यू सिस्टम को सवालिया निशान खड़ा करके एक नए तौर पे दुनिया देखने के लिए बाध्य करता है। तो इस तरह से जहां पर हमेशा से डीमन को एक निगेटिवली एस्पेक्ट में डालने की कोशिश की गई, वहीं पे कुछ फिलोसफर्स ने डीमन को एज अ पॉजिटिव, एज अ प्रोग्रेसिव स्टेप के तौर पे दिखाने की भी कोशिश की गई है। हालांकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमको अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो अगर हम देखा जाए तो एक सोसाइटी के डीमंस की तरह भी हम बात करते हैं। सोसाइटी के डीमंस आजकल के कौन है? जो सोसाइटी एक परमानेंटली एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, एक रूल्स बना दिया गया है, एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में हमको बताया गया है कि सोसाइटी ऐसे चलती है, आपको ऐसे चलना है। अगर उसमें कोई सवालिया निशान खड़ा करता है तो उसको हम डीमन की तरह कंसीडर करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है किसान प्रोटेस्ट। तो जब भी कभी किसान खड़े किए गए तो उनको डीमोनाइज किया गया, उनको एक निगेटिवली एस्पेक्ट में डाला गया। क्यों? क्योंकि जो नियम बनाए गए थे उसके विरोध में वो काम करना शुरू कर रहे थे। यही बात आ जाती है स्टूडेंट्स की, यही बात आ जाती है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, वो चाहे जिस भी फील्ड से बिलोंग करता है, अगर वो अपने हक के लिए बात करने की तरह आगे बढ़ता है, कदम बढ़ाता है, तो इसको डिमोनाइज करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। तो क्या आज का जो सवाल हमारे सामने आता है, तो क्या डीमन हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? क्या सच में डीमन से हमें घबराने की जरूरत है? क्या सच में डीमन को हम इम्ब्रेस कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो हमारा कौन सा पर्सपेक्टिव होना चाहिए? मेरा मानना यह है कि एक अलग तरह के डीमंस की भी हमें कल्पना करनी चाहिए, जो न केवल हमारे एपिस्टेमिक और सोसाइटी या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो में इंटरफेयर करके एक नए तरह के डिस्कोर्स को आगे बढ़ा रहा है, डिस्कशन को बढ़ा रहा है, बल्कि एक ऐसा सेल्फ डीमन की हमें जरूरत है जो बार बार हमें हमारे ही बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करता रहे। वो जो मॉर्टन का डीमन है उसको हमें थोड़ा सा और ज्यादा इंपावर करने की कोशिश करना चाहिए। जहां पर एक बिलीफ सिस्टम तक हमें जहां रोका जा रहा है, उस बिलीफ सिस्टम को खारिज करने के लिए जिस तरह से नीत्शे के डीमन है उसका हमें प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आने वाले समय में आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस पूरे डीमन को किस तरह से देखते हैं, आप कैसे डीमन को और ज्यादा इंपावर करने की कोशिश करेंगे, और क्यों आपको लगता है कि ग्रीक का जो पूरा एनालिसिस था और जो लैटिन में पूरा एनालिसिस आया है डीमन शब्द का, या जो एक मीनिंग को असाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, आखिर क्या बीच में रहा होगा जिसकी वजह से डीमन और डाइटी जो शुरुआती एटिमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में एक साथ खड़े होते हैं, अंत में आते आते एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। आप देख रहे थे अंडरग्राउंड फिलॉसफी, मैं प्रशांत।